हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। लास्ट क्लासेस में हमने जो पढ़ा था वह था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। उससे पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था व्हाट इज डेमोक्रेसी, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ नॉन डेमोक्रेसी। इन सब बातों को हमने पिछले क्लासेस में हमने पढ़ लिया है। आज के क्लासेस में हम लोग मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। तो आप देख रहे हैं कि मेजर डिसीजंस यानी जो महत्वपूर्ण डिसीजंस होते हैं, बड़े जो डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा। कहने का मतलब ये कि कंट्री में जो भी डिसीजंस होने चाहिए वो चुने हुए नेता, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ही लिया जाना चाहिए, न कि किसी और के द्वारा लिया जाना चाहिए। तभी जाके उस कंट्री को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। और यानी इंटरवल्स ऑफ टाइम पे इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शंस होने के बाद जो है लीडर्स जो चुन कर जाए वही मेजर डिसीजंस वही मेजर डिसीजंस ले, न कि एक ही व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल ले रहा है। चलिए इस बातों को हम लोग आज के क्लास में पढ़ने का काम करेंगे कि कैसे यह जो टॉपिक जो है एक कंट्री को हाईलाइट कर रहा है जो कि पाकिस्तान कंट्री है, कि वहां किस तरीके से डिसीजंस जो होते हैं वो मेजर डिसीजंस जो होते हैं इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा नहीं लिए जाते। चलिए तो इसमें सबसे पहले जो है पाकिस्तान में दिखा रहा है कि पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने 1999 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर आपको लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जिसे हम लोग मिलिट्री शिप रूल का नाम देते हैं, जो होता है उसमें स्थापित की। मिलिट्री शिप रूल इस वजह से क्योंकि वहां की गवर्नेंस जो होता है 1999 में वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री रूलर्स के द्वारा चलाई जाती थी, मिलिट्री हेड के द्वारा चलाई जाती थी। और मिलिट्री हेड जो थे वो थे जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके अधिकारियों के द्वारा। तो क्या देखने को मिला कि जनरल परवेज मुशर्रफ जब वहां उन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के जो सर्वोच्च पोस्ट थे, सबसे हाई पोस्ट थे, उस पे जो था अपने आप को उस हाई पोस्ट का जो होता है चुन लिया कि मैं ही सबसे बड़ा, मेरा ही पोस्ट सबसे हाई पोस्ट है, मैं ही सबसे बड़ा हाई पोस्ट है। कुछ दिन बाद जो है उसने जो है अपने आप को जो है वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया एक रेफरेंडम करा के। वहीं यह देखने को मिला कि वहां के जो लोग थे, वहां के मीडिया जो थी, वहां के ह्यूमन राइट्स कमीशन जो थे, उन्होंने आवाज उठाई कि यह जो रेफरेंडम कराए गए हैं वो सही नहीं कराए गए, उसमें कई फ्रॉड हैं, कई गलतियां हैं, कई खामियां हैं जो है। यह जो होता है एक तरीके से आपने अपने मन मर्जी से कराया है और इसमें आपने राष्ट्रपति चुन लिया। यही नहीं, उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जो है अपने पद को यानी राष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है उस टेन्योर को उसने 5 साल आगे बढ़ा लिया। अब इसके साथ साथ उसने कई आदर भी किए। अब इसमें क्या देखने को मिला कि जो भी पाकिस्तान में असेंबलीज होंगी, जिसको लोग नेशनल असेंबलीज कहते हैं या प्रोविंशियल असेंबलीज कहते हैं, वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में मेजर डिसीजंस जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो होंगे मिलिट्री जो रूलर है परवेज मुशर्रफ या उनके अधिकारी के द्वारा ही ली जाएगी। यही नहीं, वहां यह भी देखने को मिला कि वहां लोगों को जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुन कर गए थे उनको डिसीजन में भागीदार नहीं बनाया जाता था। कई बार यह भी देखने को मिला लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं थे, उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार नहीं थे, जिसे हम लोग राइट टू एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। यह सब हमें पाकिस्तान में देखने को मिला। अब हम इस शासन व्यवस्था को किस रूप में हम लोग डेमोक्रेटिक रूल का नाम देंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे पहले जो इलेक्शंस होते हैं वो इंटरवल्स ऑफ टाइम पे होते हैं। इसके अलावा जो रूलर जो होते हैं वही मेजर डिसीजन लेने का काम किए जाते हैं। जबकि आपने यहां देखा कि परवेज मुशर्रफ के शासन व्यवस्था में जो रूलर थे वो परवेज मुशर्रफ थे, जो कि जनता के द्वारा चुने नहीं गए थे। सबसे पहली बात कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि वह शासन व्यवस्था जहां रूलर्स का चुनाव जो है वह लोगों के द्वारा किया जाता है, जबकि यहाँ वैसा इस प्रकार नहीं देखने को मिला। वही नहीं बल्कि जो मेजर डिसीजंस थे वो भी जो है इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा नहीं लिए गए हैं, बल्कि इलेक्टेड लीडर्स के न लेकर वो उनके ऑफिसर्स जो थे वो या जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वही मेजर डिसीजन लेने का काम किया जाते थे। यही नहीं, जो स्टेट असेंबली थी और नेशनल असेंबलीज थे वो जरूरत पड़ने पे वो उनको भंग भी कर सकते थे।
यही नहीं, उन्होंने जो अपने आप को वहां का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। प्रेसिडेंट का जो टेन्योर था, यानी उसमें लीगल फ्रेमवर्क में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उन्होंने जो है अपने टेन्योर को 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। इन सब एक्टिविटी की वजह से हम परवेज मुशर्रफ के शासन व्यवस्था को हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, डेमोक्रेटिक रूल का नाम नहीं दे सकते हैं। जबकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में यह होता है कि इट इज ए सिस्टम इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हु टेक अ मेजर डिसीजंस belongs to formation of rule, formation of policy, change in amendment of constitution rules, यानी संविधान में संशोधन करने को लेकर, नए कानून बनाने को लेकर, पॉलिसी बनाने को लेकर, इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं, ना कि कोई और लेने का काम करता है। बल्कि यहां देखने को मिला कि यहां ऐसा नहीं देखा। इस वजह से हम लोग परवेज मुशर्रफ की शासन व्यवस्था को डेमोक्रेटिक रूल का नाम नहीं देते हैं। चलिए हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक कहता है, चलिए इससे पहले वोट पे लिखा हुआ है, देखिए इसमें, इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी जो डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होता है वह चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, जिन्हें हम लीडर का नाम भी देते हैं, उन्हीं के हाथों में होता है, ना कि किसी और के हाथों में। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ने का काम कर रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। सबसे पहले समझते हैं इस टॉपिक का मतलब क्या है। फ्री यानी मुक्त रूप से आप वोट किसी को भी दे सकते हैं, मतलब आप पे किसी तरह की बंदिश नहीं है, आप पे किसी तरह का दबाव नहीं है, आप किसी भी पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को खुले रूप में चुनाव में वोट डाल सकते हैं। और फेयर का मतलब जो चुनाव प्रणाली है वो कंप्लीटली जो है एकदम निष्पक्ष तरीके से हो, जिसपे ना पार्टी ना कैंडिडेट्स का दबाव हो, चुनाव अधिकारियों पे, चुनाव कराने वाली जो एक तरीके से जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, उन पे। इस वजह से हम नाम देते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। और कॉम्पिटिशन भी जहां चुनाव में जो है कंपटीशन हो, ना कि सिर्फ एक पार्टी हो, कई सारी पार्टियां हो जहां चुनाव लड़ने का काम करता हो। और वही नहीं, लोगों को खुले रूप में चुनाव में खड़ा होने का भी अधिकार। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में यह देखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति, अगर उसकी उम्र 18 साल है तो 18 साल या 18 साल से ज्यादा है, उसको एडल्ट की कैटेगरी माना गया है, वह वोट डाल सकता है किसी भी पार्टी को। साथ ही साथ किसी भी जाति धर्म से हो, भाषा से हो, मजहब से हो, कम्युनिटी से हो, गरीब या अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यही नहीं, वो चुनाव में खड़ा भी हो सकता है, बशर्ते वो जो चुनाव के कंडीशंस होते हैं, यानी चुनाव में खड़ा होने के लिए कुछ खास क्राइटेरिया बनाए गए, कंडीशंस बनाए गए हैं, अगर उसको फॉलो करता है देन वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब हम इस टॉपिक के अंदर जो 2 कंट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वहां इस तरह का जो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन नहीं देखने को मिला। तो सबसे पहला कंट्री आता है और वो कंट्री है आपको पहला चाइना। चाइना जिसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो क्या देखने को मिला चाइना में कि चाइना में कम्युनिस्ट रूल है। कम्युनिस्ट रूल इस वजह से कहा जाता है कि कम्युनिस्ट रूल का मतलब होता है सिंगल पार्टी रूल। इन अ सिंगल पार्टी रूल देयर इज अ वन पार्टी हु पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, who contest election, participate in elections, वही चुनाव जो होता है लड़ने का काम करेगी, चुनाव जीत कर जाएगी और वही शासन करने का काम करेगी। वही आपको शासन व्यवस्था चाइना में भी देखने को मिला, जहां आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो चुनाव लड़ने का काम करती थी चाइना में, जबकि वहां दूसरे लोगों को पार्टी फॉर्म करने का अधिकार नहीं था। पार्टी फॉर्म करने के अलावा जो है वो लोग जो है खुले से अलग अलग रूप में चुनाव नहीं लड़ सकते थे। जैसे इंडिया में है कि बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रहा है, जदयू अलग चुनाव, मतलब वो उनको आजादी है कि वो पार्टी रिफॉर्म कर सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं, जबकि यहाँ नहीं था। यहाँ जो है आपको पार्टी फॉर्म करने का अधिकार था। पार्टी फॉर्म करने के लिए आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की परमिशन लेनी होगी। साथ ही साथ अगर चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो वो परमिशन मिलेगी कि आप उनके बैनर तले चुनाव लड़ेंगे, तभी आपको परमिशन दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। तो वहां यह देखने को मिलता था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और 8 छोटी पार्टियां चुनाव लड़ने का काम करती थी, जिसमें एक ही पार्टी जो है अपने कैंडिडेट्स उतारती थी और उन कैंडिडेट्स को ही चुनना लोगों को था। इसका मतलब वहां एक से ज्यादा पार्टी के ऑप्शन नहीं थे, लोगों के पास चॉइस नहीं थे कि वो एक से ज्यादा पार्टी उनके पास हो जिससे वो सही कैंडिडेट्स का चुनाव कर सके। आपने चाइना में ही देखा, यानी वहां सिंगल पार्टी
रूल देखने को मिला। इस वजह से हम चाइना के इस रूल को डेमोक्रेटिक रूल का नाम नहीं देंगे, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, संविधान है, इसके साथ साथ जो है जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डिसीजन लेंगे, लेकिन लोगों के पास जो है वो चॉइस नहीं है इलेक्शंस में कि एक से ज्यादा पार्टी है। लोगों को पार्टी फॉर्म करने का अधिकार नहीं है, जो होता है अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि यह जो चुनाव प्रणाली है, यह जो चाइना कंट्री है, वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जाम्पल है। दूसरा हम जो इसमें आपको दिया हुआ है वो है मैक्सिको। तो मैक्सिको जो है वो एक ऐसा कंट्री है जहां जो एक तरह से जो होता है वहां चुनाव देखने को मिलते हैं। वहां एक पीआरआई पार्टी है जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनरी रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो कि चुनाव हर इंटरवल्स ऑफ टाइम पर लड़ने का काम करती है। लेकिन जब से आपको मैक्सिको आजाद हुआ तब से वह पीआरआई पार्टी ही हमेशा जीतने का काम कर रही है। दूसरी पार्टियों को जो है जीतने का मौका नहीं मिल पाता। अपोजिशन पार्टियां भी हैं, कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन वो नहीं जीत पाती हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, इन बातों को जानने का काम करते हैं। तो जो पीआरआई पार्टी है वो चुनाव में जो है गलत हथकंडे से हम लोग कहते हैं माल प्रैक्टिसेस, बैड ट्रिक्स अपनाने का काम करती है, जिससे चुनाव में हर समय उसी की जीत हो। इसके लिए वो क्या क्या करती है, इन बातों को देखते हैं। तो सबसे पहले ये कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन ऑफिसर्स को पीआरआई पार्टी का जो मीटिंग होगा उसको अटेंड करना कंपलसरी है। दूसरा ये कि जो भी गवर्नमेंट टीचर है वो गवर्नमेंट टीचर जो होंगे उस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करेंगे, एक तरीके से बताएंगे, समझाएंगे और कई बार डराएंगे भी कि वो पीआरआई पार्टी को ही वोट दे। क्लियर। तीसरी बात जो है वो यह देखने को मिलती थी कि मीडिया पे एक तरह से सेंसरशिप था। वो मीडिया जो है खुले रूप में जो है सरकार का विरोध नहीं कर सकती थी, उसके खिलाफ लिखना, बोलना, छापना मनाही थी। यह नहीं, लास्ट मिनट में जो है अगर सपोज मैं एग्जांपल दूं कि आपका पोलिंग बूथ प्रभुनाथ नगर में, और वो पोलिंग बूथ प्रभुनाथ नगर में आपको मालूम है कि कल 7 बजे से चुनाव होने वाला है और मुझे वहीं जाके वोट डालना है, और उस पोलिंग बूथ को चेंज करके बिनटोलिया कर दिया गया। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम लोग जो है हो सकता है कि चुनाव में वोट डालने न जाए दूरी की वजह से, क्योंकि लगभग 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो रहा है। तो ये इसी तरीके से पीआरआई काम कर देती है, लास्ट मिनट में जो है पोलिंग बूथ चेंज कर देती थी, जिसके वजह से वो वहां बैड ट्रिक्स या माल प्रैक्टिस कर सके, वहां पोलिंग बूथ में जो वोटिंग है उसको छाप सके। तो इस तरीके से जो है मैक्सिको में जो पीआरआई पार्टी का जो रूल था वहां वो जो इलेक्शंस के जो सिस्टम्स थे वो कहीं भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते हैं, जहां लोगों को आजादी हो जो है खुले रूप में किसी को वोट देने का। साथ ही साथ जो इलेक्शंस के जो प्रैक्टिसेस होते हैं वो जो संस्थाएं हैं वो फेयर मायने में चुनाव कराए। यानी वहां दूसरी पार्टियां तो हैं, जो तरीके से मल्टी पार्टी सिस्टम तो है, जो इसके बावजूद जो है वहां जो इलेक्शंस है वो फेयर मायने में नहीं हो रहा है। वहां पीआरआई जो है वो माल प्रैक्टिस, बैड ट्रिक्स अपनाते हुए देखने को मिल रही है, चुनाव में गलत हथकंडे अपनाती है जीतने के लिए, जिससे अपोजिशन पार्टियां जो है कितना भी प्रयास करे वो जीत नहीं पाती। यही नहीं, जो पीआरआई पार्टी है वो अपने कैंडिडेट्स पे करोड़ों अरबों रुपए पैसा खर्च करती है, जिससे उसी की ही जीत हासिल हो। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन और मैक्सिको और चाइना के एग्जांपल्स को पढ़ें, जहां चाइना में आपने देखा कि वहां लोगों को वोट जो था पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार नहीं है, साथ ही साथ एक से ज्यादा पार्टी का ऑप्शन नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि चाइना का जो रूल है वो डेमोक्रेटिक रूल नहीं कहलाएगा। अगर वही बात करें मैक्सिको में, तो मैक्सिको में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, लोगों को पार्टी फॉर्म करने का भी अधिकार है, एक से ज्यादा पार्टी का चॉइस भी है, लेकिन जो चुनाव में प्रैक्टिसेज होते हैं, माल प्रैक्टिसेज किए जाते हैं, यानी एक तरह से फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन वहां देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से भी हम मैक्सिको की शासन व्यवस्था को डेमोक्रेटिक रूल का नाम नहीं देंगे, जिससे यह साफ निकल के आ रहा है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन
where those currently in power have a fair chance of losing. यानी डेमोक्रेसी वैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें फ्री एंड फेयर मैनर में चुनाव कराए जाए, जिससे जो रूलिंग पार्टी है उसको भी हारने का डर हो और वो हार सकती है, हार जाए का जो होता है। जैसा कि हमारे इंडिया में देखते हैं कि 2014 में हमारे यहाँ इलेक्शन हुए जहां 2 बार से कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी, लेकिन 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शंस कराए गए उस समय उसको मुंह की खानी पड़ी, उसको हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी रूलिंग में 2019 में आए। देखा कि आपने बीजेपी रूलिंग में हो सकता है कि 2024 में जो इलेक्शन हो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिले या सेम रहे। यानी उसमें देख रहे हैं कि उसमें फेयर चांस हो कि जो रूलिंग पार्टी है वो लूज भी कर सकती है। तो आपने आज के इस 2 टॉपिक में आपने 3 कंट्रियों का एग्जांपल समझा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।